सेल्फ एग्जाइल्ड सेल्फ स्टाइल्ड एंटी स्टैब्लिशमेंट पाकिस्तानी आदिल राजा का कहना है कि उनके जराये से उन्हें पता चला है कि आसिफ अली जरदारी निगरान वजीर आजम के लिए सिंध से पीर पगाड़ा का नाम तजवीज करने की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। डील के मुताबिक बदले में पीर पगाड़ा की जमात और बाकी अपोजिशन पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाएगी, यानी सिंध की अपोजिशन। आदिल राजा ने अपने जराए, जिनका उन्होंने नाम नहीं लिया, हमेशा वो नाम नहीं लेते, जाहिर है वो कहते हैं कि उनके जराए ऐसे हैं कि वो उनको एक्सपोज करके एंडेंजर नहीं करना चाहते। वैसे भी जो जर्नलिस्ट होते हैं, मतलब जो जिनका काम ही जर्नलिज्म होता है, तो वो भी अपने जराए को रिवील नहीं किया करते। उसकी वजह ये होती है कि अगर आप अपने जराए बता देते हैं तो आपको फिर इंफॉर्मेशन का फ्लो उस जराए से उन जगहों से आना रुक जाता है। खैर, अपने इन सीनियर जराए का हवाला देते हुए मजीद कहते हैं कि बेसिकली आसिफ जरदारी जो है वो एक प्लानिंग कर रहे हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट की प्लानिंग है उसके अगेंस्ट। और आसिफ जरदारी की इसी प्लानिंग के तहत पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुर्तजा वहाब भी एमक्यूएम के मुख्तलिफ रहनुमाओं से मुख्तलिफ धड़ों से बातचीत कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं उनको भी पीपल्स पार्टी में जम करने की। तो जरदारी के प्लान के मुताबिक उनका हदफ है नेशनल असम्बली में ज्यादा से ज्यादा सीटें लेके आना, ताकि उनका अपना प्राइम मिनिस्टर बन सके, उनकी पार्टी का प्राइम मिनिस्टर बन सके। और जाहिर है ये प्राइम मिनिस्टर बिलावल के अलावा कौन हो सकता है। तो नेशनल असम्बली में ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल करने के लिए सिंध तो ऑलरेडी उनके पास है, वो टारगेट कर रहे हैं बलूचिस्तान को और साउथ पंजाब को। इन दो जगहों से वो चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा नेशनल असम्बली की सीटें उनके हाथ आ जाए। चुनांचे इस ट्वीट में जो इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है आदिल राजा ने, अगर वो ठीक है तो फिर इस ट्वीट के पहले हिस्से में वो जो कुछ बता रहे हैं वो बेसिकली उसका ताल्लुक अंदरूने सिंध से ही है, सिंध की अंदर की पॉलिटिक्स से ही है। सिंध के बाहर के अपने अहदाफ को हासिल करने के लिए वो क्या करेंगे इसके बारे में अभी कुछ पता नहीं। इस इंफॉर्मेशन को शेयर करते हुए आदिल राजा ने 3 क्वेश्चन भी रेज किए। उसमें से पहला क्वेश्चन ये था कि अब पीपल्स पार्टी को रोकने के लिए नून लीग की क्या हिकमत अमली होगी। उनका दूसरा सवाल ये था कि क्या एस्टेब्लिशमेंट पीपल्स पार्टी के पावर प्ले का मुकाबला करने में कामयाब होगी। और उनका तीसरा जो सवाल था वो ये था कि क्या यही वजह है कि आसिफ अली जरदारी ने कहा था कि निगरान वजीर आजम सिर्फ सियासतदान ही होगा, यानी कोई टेक्नोक्रेट नहीं होगा। ये गवर्नमेंट एग्जैक्टली कब जाती है और इसकी जगह पे निगरान गवर्नमेंट कब आती है, इसके बारे में हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन लग ही रहा है कि ये गवर्नमेंट अब जाने वाली है। तो अनकरीब हम देख लेंगे कि नया जो प्राइम मिनिस्टर बनता है, जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनता है, क्या वो पीर पगाड़ा ही बनते हैं या कोई और फिर जहां तक इलेक्शंस का मामला है तो उस बारे में तो अभी और भी ज्यादा गैर यकीनी सूरत हाल का सामना है, क्योंकि किसी भी पार्टी को, किसी भी स्टेक होल्डर को ये अंदाजा नहीं है कि फ्यूचर उनके सामने किस किस्म के चैलेंजेस और किस किस्म की अपॉर्चुनिटीज लाएगा। सब अपनी अपनी चाल चल रहे हैं, अपने अपने पत्ते फेंक रहे हैं, लेकिन ओवरऑल एनवायरनमेंट जो है वो इस किस्म का है, इसमें बेयकीनी इतनी है और एक दूसरे पर लैक ऑफ ट्रस्ट इतना ज्यादा है कि इसकी वजह से इलेक्शन का डिले होना ये ज्यादा करीने के आस नजर आता है। अगर हम तारीख के पर्दे के पीछे झांक कर जरा देखें तो भुट्टो को भी हुकूमत बनाए अभी सिर्फ 3.5 साल ही हुए थे कि उनके खिलाफ एक बड़ा फॉर्मिडेबल किस्म का अलायंस बनकर सामने आ गया था, और उसको कहते थे 9 सितारों का अलायंस। इसमें 9 पार्टीज थी और ये पार्टीज राइट से लेकर लेफ्ट तक हर किस्म का रंग था इसमें, यानी इसमें राइट विंग वाली जमात इस्लामी जैसी मजहबी जमातें भी शामिल थी, मुस्लिम लीग के फैक्शन भी शामिल थे, और लेफ्ट विंग में एएनपी जैसी पार्टीज भी थी, यानी सारे इकट्ठे हो गए थे भुट्टो के खिलाफ। और जमात इस्लामी के साबका अमीर प्रोफेसर अब्दुल गफूर जो हैं, वो अपनी किताब जिसका नाम था और लाइन कट गई, उसमें लिखते हैं कि उस वक्त हमें ये लग रहा था कि हम मुल्क व कौम के लिए खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, हम जो कुछ कर रहे हैं वो अपने मुल्क व कौम की फलाह और बहबूद के लिए और इसकी अच्छे के लिए कर रहे हैं। और हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि भुट्टो को सियासी मंजर से हटाने के लिए असल में पीछे कौन लोग हैं। और अजीब बात यह है कि भुट्टो भी ये कहना शुरू हो गए थे कि उनकी हुकूमत के खिलाफ आलमी ताकतें साजिश कर रही हैं। उन्होंने कभी अमेरिका का नाम नहीं लिया था, लेकिन उन्होंने वाज़ेह तौर पर इशारे दे दिए थे कि अमेरिका उन्हें मंजर से हटाना चाहता है। भुट्टो के बड़े बड़े साथी जो थे वो भी यही समझते थे और आज भी यही समझते हैं। तो ये सिर्फ इमरान खान नहीं है जिसके अगेंस्ट सारी पार्टीज इकट्ठी हो गई हैं, और ये सिर्फ इमरान खान नहीं है जिसे बैरूनी साजिश की बू आती है, बल्कि इससे मिलता जुलता सिनेरियो इस मुल्क में पहले भी गुजर चुका है। इस बार बहुत सी नई चीजें भी हैं, बहुत सी मुख्तलिफ चीजें भी हैं, लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी भी हैं जो स्ट्राइकिंगली सिमिलर हैं। ये सब जानते हैं कि भुट्टो की हुकूमत का तख्ता जो पलट किया वो जनरल ज़ियाउल हक ने किया, लेकिन भुट्टो और भुट्टो के साथी ये समझते थे कि जनरल ज़िया जो है वो खुद से ये काम कभी नहीं कर सकता, उसे अमेरिका की पुष्टपनाही हासिल थी, ये उनका मानना था। बिल्कुल ऐसे ही इमरान खान भी ये समझते हैं कि जनरल बाजवा ने उनकी हुकूमत को घर भेजा है और इसके पीछे अमेरिका की हमायत, अमेरिका की सपोर्ट उन्हें हासिल थी, और इसी सपोर्ट को शायद मजीद शोरअप करने के लिए, मजीद मजबूत करने के लिए
مزید اسٹرینتھن کرنے کے لیے باجوہ صاحب نے پرائم منسٹر عمران خان کے جو دورہ روس تھا اس پہ تنقید کی تھی، کھلے عام کی تھی، رشیا پر تنقید کی تھی، یوکرائن کے حق میں اس کے فیور میں بیانات دیے تھے۔ حالانکہ تھیوریٹیکلی سپیکنگ کسی آرمی جنرل کا یہ کام ہی نہیں کہ وہ فورن پالیسی پر یا پولیٹکس پر کھلے عام بیانات دے۔ وہ ان پٹ تو دے سکتے ہیں، بلکہ ان پٹ دینا تو ان کا ایک قسم کی ڈیوٹی ہے، لیکن وہ سویلین گورنمنٹ کی ڈومین میں آ کر وہ سارے کام جو سویلین گورنمنٹ کے کرنے کے ہیں وہ نہیں کر سکتے۔ لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ تھیوریٹیکلی، پریکٹیکلی نہیں، کیونکہ پریکٹیکلی پاکستان میں بہت سی چیزیں ویسے نہیں ہوتی جیسے کہ مضبوط اور مربوط سٹیٹس میں، ریاستوں میں ہوتی ہیں۔ ہر آنے والے دن کے ساتھ عمران خان پہ اور ان کی پارٹی پہ پریشر بڑھایا جا رہا ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ یہ سارا کچھ الٹیمیٹلی ہمیں بحیثیت قوم کس طرف لے کے جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا پاکستانی قوم صرف اسپیکٹیٹر ہی رہے گی؟ کیا پاکستانی قوم کو یہ حق نہیں ہے کہ اپنے مستقبل کا فیصلہ وہ خود کرے؟ لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ حق اگر ہے بھی تو شاید مانگنے سے ملے گا نہیں۔ اس حق کو حاصل کرنے کے لیے بھی دماغ لگانا پڑے گا، کچھ ترکیب سوچنی پڑے گی، اس قوم کو کوئی ایسا راستہ دکھانا پڑے گا جس پہ چل کر یہ قوم اپنا یہ حق حاصل کر پائے، اور وہ ترکیب کوئی ایسی ہونی چاہیے جو ملک میں انتشار اور مارا ماری نہ لے کے آئے، انریسٹ نہ لے کے آئے۔ لیٹس ہوپ کہ کوئی پاکستانی ایسا اٹھے گا جو اس قوم کو وہ ترکیب بتا دے گا، کوئی پاکستانی ایسا اٹھے گا جو کوئی ایسا فارمولہ لے کے آئے گا جس سے سب کی عزت بھی رہ جائے گی، اور جس کو جو مقام اور جو طاقت ملنی چاہیے وہ اسے مل بھی جائے گی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔